हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और मज़ेदार वीडियो के साथ बक्सा वीएमओ के साथ। आज हम बात करने वाले डे 2 यानी डे 1 का हमारा सीरीज वाला वीडियो है जो ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ रखा है। उस वीडियो को इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना। उस वीडियो के अंदर हमने 1 पार्ट से लेकर 6 पार्ट के मध्य पूरा सारांश किया है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे अध्याय 7 से लेकर 12 तक का पूरा पार्ट का सारांश। दोस्तों वादा करता हूँ अगर आप एक पार्ट को समझने के लिए अगर 2 मिनट दे देता हो ना, तो मतलब 6 पार्ट को समझने के लिए इस वीडियो को अगर आप 12 मिनट दे देता हो ना, तो मैं वादा करता हूँ जो आपका 12 अगस्त को पेपर होने वाला है, 23 अगस्त को जो आपका पेपर होने वाला है, उसके अंदर से आपको इन 6 पार्टों में से अगर कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना, तो आप उसे आराम से कर पाओगे। तो दोस्तों आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी बारिश की, तो यहाँ पे बारिश हो रही है, टेंशन मत लेना, इस वीडियो के अंत तक बने रहना। बात करते हैं अध्याय 7 के बारे में। अध्याय 7 है महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा एवं महाराणा प्रताप के अधीन मेवाड़। यानी जब महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा एवं महाराणा प्रताप के अधीन मेवाड़ था, उस समय का पूरा सारांश बताने वाले। बात करते हैं महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा का जन्म है वो 1423 ईस्वी में हुआ था, मेवाड़ राजस्थान में। महाराणा प्रताप कुंभा 1433 से 1408 ईस्वी तक मेवाड़ का शासक रहे, मतलब उन्होंने 30 से 35 वर्ष तक शासन संभाला। महाराणा कुंभा राजस्थान के शासकों में सर्वश्रेष्ठ थे। महाराणा के आसपास के जो राज्य थे उस पर इनका आधिपत्य था। 35 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने 32 दुर्ग बनवाए थे, जिनमें से चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ प्रमुख हैं। बात करते हैं कुंभा की उपलब्धियां कौन कौन सी है, तो अपनी विजय की निशानी हेतु कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में एक विशाल विजय मीनार बनवाई थी और उन्होंने चित्तौड़गढ़ किले की किलेबंदी करवाई एवं उसके 7 दरवाज़ों से गुजरती हुई एक सड़क का निर्माण करवाया था, जिससे वो 7 दरवाज़ों की निगरानी कर सकें। उन्होंने बसंतपुर शहर का निर्माण करवाया था। उन्होंने कई सराय, महल, तालाब, स्कूल एवं मंदिर भी बनवाए थे। कुंभा की मुख्य उपलब्धियाँ क्या थी? मुख्य उपलब्धि ये थी कि अभिनव भट्टाचार्य यानी वो संगीत शास्त्री थे, राजगुरु कि वो राजा शासन करने में निपुण थे, दान गुरु वो उपहार बनाने में निपुण थे, हलयुग उन्हें कृषि के बारे में बहुत कुछ पता था, रानो रासो यानी वो बहुत ही एक लोकप्रिय संस्कृति वाले थे। आगे बात करते हैं महाराणा सांगा एवं महाराणा प्रताप के बारे में। तो मैं आपको एक प्यारा सा चीज़ बता देता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बक्सा वीएमओ वालों को चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। दोस्तों मैं कसम मैं अपनी ऑडियंस की खा के कहता हूँ, कसम मेरी खा के कहता हूँ कि अगर आपने 3 वीडियो पार्ट के अगर पूरे देख लिए ना, जो 20-20 मिनट के यानी 1 घंटा दे दिया ना आपने, अच्छा 0 टोकू 1 घंटा दे दिया ना, तो आपके जो 23 अगस्त को ही नहीं बाकी कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है जो बीए फर्स्ट ईयर वाला, उसके अंदर आपको 70 में से 50-60 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि यार पाठ का पूरा सारांश बता दिया, उससे बाहर क्या ही आने वाला है। अगर पाठ का पूरा सारांश बता दे तो उससे बाहर क्या आएगा, मुझे आप ये बताओ। चलो बात करते हैं अब राणा सांगा के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? बात करेंगे राणा सांगा के बारे में। इनका जन्म है वो 1482 ईस्वी चित्तौड़गढ़ में हुआ था। राणा सांगा ने मेवाड़ पर 1509 से 1528 तक मेवाड़ पर शासन किया था। कहाँ से? 1509 से 1528 तक राणा सांगा ने मेवाड़ पर शासन किया था। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एक किया। राणा सांगा सही मायने में एक वीर योद्धा व शासक थे जो अपनी वीरता एवं उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। खानवा का युद्ध जो 16 मार्च 1927 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा नामक ग्राम में बाबर एवं राणा सांगा के मध्य हुआ था, ठीक है। उसमें राणा सांगा हार गए थे और बाबर है वो जीत गया था। आपको एक मज़ेदार बात मैं ये बता देता हूँ कि जब राणा सांगा ने इस खानवा युद्ध किया था, उस टाइम जो बाबर और राणा सांगा के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें सेना की संख्या बराबर थी, लेकिन बाबर के पास आधुनिक हथियार थे और जो राणा सांगा के पास थे वो बहुत ही पुराने और पारंपरिक हथियार थे, इसलिए राणा सांगा हार गया। तो अब आपको मैं बता देता हूँ राणा सांगा, कुंभा और महाराणा प्रताप के बीच में क्या संबंध थे, क्या संबंध थे इनके बीच में। तो आपको बता दूं कि जो राणा सांगा के दादाजी का नाम था वो था राणा कुंभा और जो महाराणा प्रताप के दादाजी का नाम था वो था राणा सांगा। अब आप समझ गए होंगे। चलो एक चीज़ ये बता देता हूँ कि जो राणा सांगा की उपलब्धि है वो कौन कौन सी है। सभी राजपूतों को एकता के सूत्र में बांधना सबसे बड़ी राणा सांगा की उपलब्धि है।
दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है राजपूत राज्यों से संधि की एवं साम्राज्य का विस्तार किया। पंजाब सलचूत नदी से लेकर दक्षिण में मालवा को जीतकर नर्मदा नदी तक इन्होंने अपना राज्य का विस्तार कर लिया। इनको एक उपाधि भी दी गई थी, जो उपाधि का नाम था हिंदूपत। कौन सी उपाधि थी? हिंदूपत। दोस्तों आपका क्वेश्चन आ सकता है कि राणा सांगा को किस उपाधि से नवाजा गया, तो वो था हिंदूपत। और 1 नंबर का या 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 2 नंबर का क्वेश्चन कि खानवा का युद्ध कब वो किन के बीच हुआ, तो आप लिख सकते हो खानवा का युद्ध 1927 ईस्वी के अंदर खानवा नामक ग्राम पर बाबर एवं राणा सांगा के मध्य हुआ था। चलो अब बात करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप के बारे में दोस्तों कौन नहीं जानता। चलो अब महाराणा प्रताप की दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 20,000 सैनिकों की सेना थी और अकबर के पास 80,000 सैनिकों की सेना थी। फिर भी अकबर हार गया और महाराणा प्रताप जीत गया। इसके बावजूद अकबर राणा को हरा नहीं सके और जो इनके महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, उसने भी दुश्मनों को अद्भुत वीरता पराक्रम का परिचय दिया और उपाधि थी वो साहस और वीरता की उपाधि ही महाराणा प्रताप के पास थी। बात करते हैं सेकेंड अध्याय की तरफ, यानी 8वां अध्याय आपके लिए है। लेकिन उससे पहले एक दोस्तों बता दूं, जो आपका 23 अगस्त को पेपर होने वाला है, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पार्ट 1 भी वो आप जरूर देखें। चलो बात करते हैं अध्याय 8 की तरफ। 8वां अध्याय है राजपूत मुगल संबंध क्या थे। अजमेर के मान सिंह और मुगलों के बीच क्या संबंध थे। बीकानेर के राय सिंह और मुगलों के बीच क्या संबंध है। मारवाड़ के जसवंत सिंह एवं जयपुर के सवाई सिंह के विशेष संदर्भ में। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट, यानी राजपूत और मुगल के बीच क्या संबंध थे। तो आपको बता दूं, कुछ राजपूत वंश मुगलों के विरोधी थे, जबकि कुछ राजपूत वंशों के साथ मुगलों के संबंध घनिष्ठ थे, जिसमें वैवाहिक संबंध भी शामिल था। बात करते हैं मुगल सम्राट अकबर एवं मान सिंह के बीच क्या संबंध था। तो आपको बता दूं, मान सिंह के बुआ जी, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था जोधा, क्या नाम था, जोधाबाई, उनका विवाह है जो अकबर के साथ हो गया था। तो अकबर और मान सिंह के बीच में एक फूफा और भतीजे का रिश्ता जुड़ गया था, यानी महाराणा प्रताप और मान सिंह का भी रिश्ता था। लेकिन जो महाराणा प्रताप थे वो अकबर के सख्त खिलाफ थे, मुगलों के सख्त खिलाफ थे, इसलिए मान सिंह से थोड़े बहुत रिश्ते ही रखे, बाकी सब तोड़ दिए। आपको बता दूं, मान सिंह है जो अकबर का एक विश्वसनीय सेनापति था। उन्होंने मुगल दरबार में अपनी शक्ति बढ़ा दी और उन्होंने जो जोधपुर की सुमेर सिंह थे उनकी बहन से विवाह किया, जिसका नाम था मरुधर कंवर। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपको पता होगा कि इस वीडियो के अंदर हमने 7 से 12 लेसन के बीच में आज सॉल्यूशन किया है। महाराजा राय सिंह, यानी जो बीकानेर रियासत थी और मुगलों के बीच घनिष्ठ संबंध थे, इसका सूत्रपात है वो राय सिंह के बाप रावल कल्याण सिंह से ही जुड़ा हुआ था। यानी जो राय सिंह अकबर के वीर कार्यकुशल एवं राजनीतिक निर्गुण योद्धाओं में थे, यानी जो अकबर के वीर कार्यकुशल एवं राजनेता थे, तो राजनीतिक निर्गुण योद्धाओं में से एक थे, जिसका नाम था राज सिंह। क्या था? राय सिंह। चलो बात करते हैं कि जसवंत सिंह के बीच भाई क्या संबंध था। चलो इनके बीच तो कुछ ना कुछ संबंध था, लेकिन जसवंत सिंह के बीच क्या संबंध था तो आपको बता देता हूँ मैं एक साफ तौर पर। चलो आज के वीडियो के अंदर बात करते हैं कि भाई मुगल साम्राज्य और महाराजा राय सिंह के बीच क्या संबंध है। तो आपको बता दूं, राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर रियासत के मुगलों में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि जो इनके राय सिंह के पिताजी थे राव कल्याण सिंह, जो अकबर की सेवा में उपस्थित होकर उनका सेवा किया करते थे। तो राय सिंह हैं जो अकबर के वीर कार्यकुशल हैं, राजनीतिक निर्गुण योद्धाओं में से एक थे। बात करते हैं भाई जसवंत सिंह और मुगलों के बीच क्या संबंध थे। तो आपको बता दूं कि जन्म 26 दिसंबर 1626 में बुरहानपुर में हुआ। किसका हुआ था? जसवंत सिंह का। मुगल सम्राट शाहजहां ने जसवंत सिंह को खिलाफत में है जो जड़ऊ, जमदर एवं बीघा यानी बहुत सारी जमीन दी, उसे 4000 सवार का मनसब एवं 4000 जात देकर उनको मारवाड़ का शासक स्वीकार किया। चलो आपको मैं बता देता हूँ कि भाई जय सिंह का क्या महत्व था। तो आपको बता दूँ कि जयपुर के जो महान शासक सवाई जय सिंह थे, वो खगोल विज्ञान, कूटनीति और बुद्धि कौशल की वजह से मुगल शासकों के सर्वश्रेष्ठ अच्छे संबंध होने के कारण इनको विशेष स्थान था जय सिंह का। ठीक है, अब बात करते हैं 9वां अध्याय। 9वां अध्याय के यहाँ मध्यकालीन राजस्थान में कला, स्थापत्य एवं चित्रकला, यानी मध्यकाल राजस्थान में कला, चित्रकला एवं जो कला साहित्य का उसका क्या विशेष महत्व था। तो
आपको बता दूं फर्स्ट टॉपिक है स्थापत्य कला। शिल्प विज्ञान और भवन निर्माण का जो सम्मिलित रूप होता है उसे हम कहते हैं स्थापत्य कला। इसे हम वास्तुकला भी कह सकते हैं। भारत की वास्तुकला यहाँ की पारंपरिक एवं बाहरी प्रभावों का मिश्रण है। राजस्थान किलों, मंदिरों, परकोटों, राजप्रसादों, जलाशयों, उद्योगों से संबंधित एवं समाधियों आदि से बना है। जोधपुर का मंडोर का जो उद्यान है, बीकानेर का और जयपुर का जो जल महल है वो भी एक स्थापत्य कला या वास्तुकला में ही आता है। चित्रकला की बात करें तो बूंदी अपने श्रृंगारिक और कोटा शिकार के चित्रों के लिए विशिष्ट माने जाते हैं। आपको बता दूं चित्रकला का जो आपका परिभाषा आता है कि चित्रकला किसे कहते हैं, तो ऐसा रूप यानी ऐसा पदार्थ यानी जो किसी कलाएं, मैं आपको एक सटीक रूप में बताता हूँ कि वो पदार्थ जो किसी पदार्थ के अंदर घुलकर वो अपना वास्तविक रूप है वो त्याग देता है और किसी और नाम से जाना जाता है। जैसे कि मिट्टी की मूर्ति होती है, ठीक है, जो मानव आकार में हो जाती है। जैसे अब मिट्टी से बनी एक स्वामी विवेकानंद जी की मान लो या गांधी जी की मूर्ति मान लो या किसी और की, तो वो मिट्टी नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, गांधी जी की मूर्ति, उसे कहते हैं चित्रकला। चलो बात करते हैं अब अगले अध्याय की तरफ। अगला अध्याय है 10 जो है मध्यकालीन राजस्थान में भक्ति आंदोलन। यानी जो राजस्थान के अंदर मध्यकालीन राजस्थान के अंदर भक्ति आंदोलन कैसे हुआ, भक्ति आंदोलन की अगर परिभाषा पूछ ले तो आप कैसे लिखोगे। आपको बता दूं भारत में राजस्थान में भक्ति आंदोलन की जो मुख्य अवधि है वो 16वीं शताब्दी के प्रारंभ से है और 18वीं शताब्दी के अंत तक है। एक ईश्वर में विश्वास रखना ही भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता है। एक भक्त और प्रेम भक्ति से भगवान की पूजा कर सकता है, ये इसकी परिभाषा है। एक भक्त है जो अपने भक्ति से भगवान की पूजा कर सकता है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले प्रथम संत पीपा थे, पीपाजी गागरोन। भक्ति के 2 रूप है, सगुण और निर्गुण। जो सगुण रूप है उसके अंदर तो भगवान को माना जाता है और जो मूर्ति पूजा की जाती है, और निर्गुण भक्ति के अंदर भगवान को निराकार के रूप में माना जाता है। संत पीपा जी का जन्म है वो 5 अप्रैल 1425 को गागरोनगढ़ में हुआ था। पीपा जी ने 12 शादियाँ की थी, प्रमुख रचनाएं चिंतामणि थी। और मीराबाई का जन्म 1458 में कुर्की मेरता में हुआ था। इनका पिता का नाम जो रतन सिंह था। चलो इसके साथ ये 10वां अध्याय भी पूर्ण होता है। अब 11वां अध्याय है मध्यकालीन राजस्थान में सूफी आंदोलनों का मतलब, ये भी क्वेश्चन आ सकता है 14 नंबर का कि मध्यकालीन राजस्थान में सूफी आंदोलनों एवं भक्ति आंदोलनों में क्या अंतर थे। तो चलो बात करते हैं इसके अंदर। सूफी आंदोलन का शाब्दिक अर्थ है किसी नए धर्म की स्थापना का प्रयास न होकर इस्लाम का ही शांतिपूर्ण अभियान था। मध्यकालीन राजस्थान में सूफी आंदोलन एक महत्वपूर्ण सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन था जो 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच विकसित हुआ। यह आंदोलन हिंदू व इस्लाम धर्म के अंतर्गत था। यानी दोनों आंदोलनों का उद्देश्य एक ही था, धर्मों में पाखंड और अंधविश्वासों को दूर करना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर की अपनी गतिविधियों का मुख्य केंद्र मानते थे। प्रमुख सिद्धांत क्या थे इनके इस्लामों का, जो प्रमुख सिद्धांत है वो थे सूफी संतों का प्रधान आदर्श था, अर्थात आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना। और दूसरा इनका प्रमुख सिद्धांत था कि वजूद के सिद्धांत को स्वीकार किया इन्होंने। किसका? सूफी संत बृहदत अल वजूद के सिद्धांत को स्वीकार किया था। अब बात करते हैं आपका लास्ट एंड फास्ट अध्याय कौन सा है। लास्ट एंड फास्ट अध्याय है 12वां। आज तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। सो हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हो और रीसेलिंग करके पैसा कमाना चाहते हो तो सबसे पहले शॉप 101 ऐप आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऐप है। सबसे पहले इसे जाना, ओपन करना, यहाँ पे साफ साफ लिखा है 25,000 रुपये पर महीना कमा सकते हो रीसेलिंग करके। दोस्तों देख सकते हो मैं अपने टोटल ऑर्डर बताता हूँ आपको। जैसे मैं ऑर्डर पर जाकर बात कराता हूँ तो मैंने डिलीवर कितने, देखो सारे मैं कितने सारे ऑर्डर डिलीवर किए। देखिए जिस मैंने कृष्ण चंद्र को 90 रुपये, पिंटू यादव को एक ऑर्डर दिया जिसमें 190 रुपये मुझे मार्जिन मिला है। आप देख सकते हो पिंटू जी को क्या 190 रुपये मिला। इतने ऐसे बहुत सारे मैंने दोस्तों शॉप 101 से बहुत सारे रीसेलिंग कर मैंने पैसे कमाए। अगर आप भी कमाना चाहते हो तो फटाफट जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके वीडियो देखने के बाद ये ऐप को इंस्टॉल कर लेना और रेफर एंड अर्न का आपको ऑप्शन मिलता है। वहाँ से जाकर आप अपने दोस्तों को इसको रेफर कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। और आप मेरा अगर कूपन कोड यूज करोगे 5WA3CC तो आपको वेलकम बोनस भी मिलेगा। बाय। इस वीडियो के अंदर 12वां अध्याय है राजस्थान में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना। और सन 1817-18 ईस्वी में जो प्रमुख संध्या हुई थी उनके क्या कारण थे, धाराएं क्या थी, प्रभाव क्या थे। आपको बता दो सटीक रूप में कि वैसे भारत के अंदर 1600 ईस्वी से प्रारंभ से अंग्रेजों का भारत में प्रवेश हो गया था, क्योंकि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की थी। 1707 ईस्वी के औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजपूत शासित राज्यों पर ढील हो गई और 1757 ईस्वी को प्लासी के युद्ध में विजय होकर बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गई। अब बात करते हैं करौली, टोंक तथा कोट राज्य के साथ वर्ष 1817 में जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, बीकानेर, किशनगढ़, बांसवाड़ा, जयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर तथा जैसलमेर के साथ वर्ष 1818 में सिरोही राज्य के साथ वर्ष 1823 में जो लॉर्ड
हेस्टिंग थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकर्ता थे, वो अपने ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना कर ली थी और इनसे संध्या करा ली थी। बस यही है मुख्य रूप से दोस्तों। आई होप ये वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। काफ़ी कुछ कारणों की वजह से इस वीडियो को मैं एकदम लंबे रूप में नहीं समझा पाया, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। इसका फर्स्ट पार्ट देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें और इसका तीसरा पार्ट देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें। ओ मेरे